प्रिय विद्यार्थियों, कौटिल्य से संबंधित हम ये तीसरा पार्ट अब शुरू कर रहे हैं, जिसमें मंडल सिद्धांत है, षाड्गुण्य नीति है, सैन्य बल है, संगठन है, युद्ध के प्रकार हैं और दूत व्यवस्था है। तो मंडल सिद्धांत हम लोग जो मनु का पढ़ा है ठीक वैसे का वैसे ही है। इसी में भी वही बातें हैं। इसमें भी विजिगीषु है, विजय की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा, उसका शत्रु अरि होगा, फिर मित्र होगा, अरि मित्र है, शत्रु है, अरि मित्र शत्रु है, फिर एक उदासीन होगा, एक मध्यम होगा, पीठ की तरफ पाषाणीग्रह होगा, आक्रांत होगा, पाषाणीग्रह सार होगा और आक्रांत सार होगा। तो ये वही है जो मनु का है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर हम षाड्गुण्य नीति की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे षाड्गुण्य नीति जो है, जिसमें 6 लक्षणों से युक्त नीति है और जिसको आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था और मुझे मालूम है कि उसको पढ़ के आप लोगों को अच्छा भी लगा था। तो ये 6 लक्षणों से युक्त जो नीति है वो भी वही है। हम जैसे चर्चा करते हैं तो पहली नीति संधि है और कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज की शक्ति को नष्ट करना था, तो स्वयं को बलशाली बनाना है। शत्रु से उस समय तक संधि कर लेनी चाहिए जब तक कि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा रही हो। स्वयं को सबल और शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक हो। तो ये वही बात है जो संधि मनु ने करी है। दूसरी बात विग्रह होती है। मनु के में भी विग्रह का मतलब युद्ध था, तो ये युद्ध वही है, कैसे करना चाहिए। और मनु ने भी यही कहा था कि वो विग्रह की स्थिति को कब अपनाना चाहिए, वही बात है। तीसरी बात आती है यान। मनु ने भी यान का मतलब वास्तविक आक्रमण बताया, कौटिल्य ने भी वास्तविक आक्रमण बताया। चौथी बात आती है आसन, और मनु का आसन जो होता है वो है तटस्थ उदासीन हो जाना चाहिए, और आसन में भी यही बात है। फिर पांचवा आता है मनु में है द्वैधी भाव। तो द्वैधी भाव जो है उसमें कौटिल्य का आशय है एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति को बनाना है, और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैधी भाव नीति अपनानी चाहिए। फिर छठी बात आती है संशय की, बलवान का आश्रय लेने की। तो यही बात जो है मनु ने करी है। तो कुछ हद तक यही बातें हैं, और साम दाम दंड भेद की जो बातें हैं मनु ने की है वही बातें। तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब सैन्य बल की बात आती है। तो सैन्य बल जो है उसमें आता है संगठन। कौटिल्य सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक मानता है और अन्य भारतीय आचार्यों की भांति चतुरंगी सेना का समर्थन करता है। सेना के 4 अंग पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ हैं। इन 4 बलों में कौटिल्य हस्ती बल, हाथियों की सेना को सर्वाधिक महत्व देता है। पैदल सैनिकों में वंशानुगत सैनिक मील, वैतनिक सैनिक भृत, श्रेणीगत तथा मित्र एवं कबाइली सैनिक हो सकते हैं। इनमें कौटिल्य पश्चात वाले से पूर्वोक्त को उच्चतर मानता है। उसका विचार है कि सेना मुख्यतः क्षत्रिय वर्ग की होनी चाहिए, किंतु आवश्यक होने पर इसमें वैश्य एवं शूद्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ब्राह्मणों को वह सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त मानता है। उसने सेना के 4 अंगों की दृढ़ता, आवश्यक अस्त्र शस्त्र, नियमित रसद और अन्य सभी प्रकार की सामग्री पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए: उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। उत्साह शक्ति का तात्पर्य सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभाव शक्ति का आशय शस्त्र सामग्री और मंत्र शक्ति का आशय मंत्रणा एवं कूटनीतिक शक्ति से है। कौटिल्य के अनुसार ये तीनों शक्तियाँ अपने महत्व की दृष्टि से इसी क्रम की हैं। यदि राजा उत्साही, वीर, शक्तिशाली और युद्ध कला में प्रवीण होता है और प्रभाव शक्ति या भौतिक साधनों में अशक्त, तो भी वह युद्ध में विजयी होता है। यदि उसमें उत्साह शक्ति नहीं है, केवल प्रभाव शक्ति है, तो प्रचुर साधन होते हुए भी उसे शक्तिशाली राजा द्वारा पराजित किया जा सकता है। भौतिक साधनों के अभाव में मंत्र या सलाह शक्ति व्यर्थ है। इस प्रकार इन 3 शक्तियों में कौटिल्य ने उत्साह शक्ति को प्रधानता दी है। युद्ध के प्रकार, कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध के प्रकार बताए। नंबर 1 प्रकाश या धर्म युद्ध। ये पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल में नियमानुसार संघर्ष करती हैं। इस युद्ध के कुछ नियम हैं।
जैसे रणभूमि में शरण में आ गए शत्रु को ना मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग ना करना आदि। दूसरा आता है कूट युद्ध, छल कपट, लूट मार, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। तीसरे प्रकार का युद्ध आता है वह है तूष्णी युद्ध। ये निकृष्ट प्रकार का युद्ध है जिसमें सेनाएं विष सदृश साधनों का प्रयोग करती हैं और छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार विजयाभिलाषी राजा परिस्थितियों पर विचार करके इनमें से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय ले सकता है। कौटिल्य अत्यधिक यथार्थवादी है। अब युद्ध में शत्रु के साधनों को नष्ट करने, शत्रु की युद्ध भूमि में फसलों को नष्ट करने तथा जल को दूषित कर देने को भी न्यायोचित मानता है। अब कौटिल्य की दूत व्यवस्था। कौटिल्य ने न केवल युद्धकालीन वैदेशिक संबंधों वरन शांतिकालीन संबंधों का भी विवेचन किया है। इस संबंध में उसने दूत भेजने तथा गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। कौटिल्य के अनुसार विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की स्थिति तथा नीति का ज्ञान प्राप्त करने और उन्हें अपने अनुकूल करने या बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये गुप्तचर व्यापारी, शिक्षक, भिक्षुक, धर्म प्रचारक आदि रूपों में वहाँ पर रह सकते हैं। कौटिल्य ने दूतों को उनकी योग्यता तथा कार्य के अनुसार 3 श्रेणियों में रखा है: निशिष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनाहार। उसके अनुसार निशिष्टार्थ एक राज्य का पूर्ण अधिकार संपन्न राजदूत होता है, परिमितार्थ 3/4 गुणों तथा शक्तियों से युक्त और शासनाहार निशिष्टार्थ की अपेक्षा आधी शक्ति से युक्त होते हैं। कौटिल्य के अनुसार दूत का पद बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकाधिक गुण संपन्न व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूत को चतुर, कूटनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, साहसी और निर्भीक होना चाहिए। उसे मध्य और पर स्त्री आदि बुरी आदतों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसका ऐसा आचरण भेद खोलने की दुर्बलता ला सकता है। प्राचीन भारत में यह सुव्यवस्थित परंपरा थी कि दूत को किसी भी स्थिति में प्राणदंड नहीं दिया जाना चाहिए। कौटिल्य भी इसी परंपरा को मान्यता प्रदान करता है। दूत के प्रमुख कर्तव्य हैं पर राजा को अपने राजा का संदेश देना, संधियों के पालन की व्यवस्था करना, मित्र संग्रह तथा शत्रु और शत्रु के मित्रों की मंडली में भेद उत्पन्न करना, गुप्त रूप से दूसरे राजा की कीर्तियों का ज्ञान करना आदि। तो कौटिल्य ने युद्धकाल और शांति काल में वैदेशिक संबंधों के संचालन का जो विशद विवेचन किया है वह यथार्थवादी और निश्चित रूप से स्तुत्य है। इसे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य अपने समय से कितना आगे था। कौटिल्य के ही समय में विषकन्या की बात आती है, कैसे शत्रु पक्ष के राजाओं को विषकन्या के माध्यम से जहर देके मारा जाता था। तो अगर हम राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन की बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा कौटिल्य से पूर्व जितने विद्वान हुए वे धर्म प्रधान वाले थे दृष्टिकोण, जबकि कौटिल्य ही प्रथम विचारक है जिसने राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की। कौटिल्य यथार्थवादी विचारक है और उसने शासन व्यवस्था, सेना, युद्ध, दूत और राजस्व आदि विषयों की कहना चाहिए वर्णन किया है और राज्य के लोकहित कार्यों की भी व्यवस्था की है। कौटिल्य ने देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की बात की है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र कोई कोरी आदर्शवादी रचना नहीं है वरन संपूर्ण उपयोगितावादी व्यवहारिक रचना है और इसे दुनिया में माना जाता है। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु, मैकियावेली और बेकन ने मिलकर किया, भारत में वो अकेले चाणक्य नहीं कर दिया। तो कौटिल्य वास्तव में एक व्यवहारवादी विचारक था जो अपने दृष्टिकोण से उस समय के भारतीय विचारकों से पूरी तरीके से अलग था। तो इस पोर्शन में हमने काफ़ी कुछ समझा, दूत व्यवस्था को भी समझा,
सैन्य बल को समझा, मंडल सिद्धांत पढ़ा, युद्ध के प्रकार पढ़ लिए, षाडगुनी नीति को और समझा आपने। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के अपने विचार जो हैं भेजेंगे। और आपको अगर कुछ और भी जानकारी लेनी है तो आप निसंकोच आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।